Welcome to Webline. गो दोंगयांग उस होटल में पहुंच जाता है जहां पर सेंग्यू को उसने आने को कहा था। फिर सेंग्यू का उसे फिर से मैसेज आता है कि वो अभी मेंस टॉयलेट में है, तो वो उस और बढ़ने लगता है। यहाँ पर इन गुंडों को भी पता लग गया था कि सेंग्यू कहीं पर भाग गई है, तो वो लोग सेंग्यू को ढूंढ रहे थे। गो दोंगयांग आता है मेंस टॉयलेट में एंड सेंग्यू को आवाज़ देता है, तो सेंग्यू दरवाज़ा खोल देती है। तो गो दोंगयांग सेंग्यू को लेकर वहाँ से चला जाता है। कैफिंग के गैंगस्टर दोस्त कहते हैं कि पहली वाली तो यहाँ से भाग गई, पर कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरी वाली तो है ना। तो कैफिंग कहता है कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरे डैड मुझे मारेंगे अगर उसे इस बात का पता लग गया तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि कल सुबह उसे कुछ भी याद नहीं होगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, ये मामला सिर्फ हम तीनों के बीच में ही रहेगा। इतना कहते ही गैंगस्टर फ्रेंड अपना काम करने लगते हैं। कैफिंग अपनी आंखें और अपने कान बंद कर लेता है। सेंग्यू कार में बैठी रो रही थी कि वो लोग मेरे भाई बहन हैं, पर फिर भी वो लोग मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं। तो गो दोंगयांग उसे गले लगा लेता है, कहता है कि उन लोगों के पास दिमाग नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। यह सुनकर सेंग्यू उसे गले लगा लेती है एंड रोते हुए कहती है कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, मेरी माँ, मेरे डैड, ग्रैंड माँ, इवन मेरे भाई बहन भी मुझसे प्यार नहीं करते। तो गो दोंगयांग कहता है कि तुम रोना चाहती हो, रो सकती हो, इससे तुम्हें बेटर महसूस होगा। फिर वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा मत सोचो कि कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं और अनु वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे एंड फ्यूचर में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अगले दिन की जब उठती है तो उसे हेडेक एंड बॉडी एक हो रहा था। जब वो अपने आप को शीशे में देखती है तो वो डर जाती है। वो कैफिंग के पास आती है, कहती है कि जल्दी से मुझे बताओ कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था। तो कैफिंग कहता है कि मुझे कैसे याद होगा, मैंने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। तो वो कहती है कि बताती हो कि नहीं। तो कैफिंग कहता है कि सिस्टर, मैं अपनी पॉकेट मनी में से आधे पैसे आपको देने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ आप ये बात डैड को मत बताइएगा। तो की कहती है कि तुम्हें चिंता है कि डैड को ये पता लग गया कि मैं कल दूसरों के साथ सो गई थी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ये करने की, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो कैफिंग कहता है कि हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप पैसे ले लीजिए और बात को यहीं पर ही ख़त्म कर दीजिए। तो ये कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी पॉकेट मनी चाहिए, पर उसमें से मुझे 2/3 हिस्सा चाहिए। तो कैफिंग कहता है कि हाँ, आप उतना ले लीजिएगा। कि अब अपने कमरे में आकर रोने लगती है। वो कहती है कि मेरी वर्जिनिटी तो चली गई है, अब मैं क्या करूं, अगर डैड को पता लग गया तो वो तो मुझे ज़िंदा ही जला डालेंगे, इसलिए मुझे इस मामले में किसी को तो घसीटना ही होगा। घर में बैठी सेंग्यू डिज़ाइन ड्राफ्ट बना रही थी। अनु कहता है कि डैड वो हमारे साथ खाने के लिए क्यों नहीं आ रही। तो गो दोंगयांग कहता है कि हम उसे मेल बाद में डिलीवर कर देंगे, अभी वो थोड़े बैड मूड में है, उसे डिस्टर्ब मत करो। तो अनु कहता है कि मुझे पता है कि आपकी इसमें कोई ना कोई गलती होगी ही। तो गो दोंगयांग कहता है कि मेरी कैसी गलती। तो अनु कहता है कि देखो वो अभी बैड मूड में है, तो आपको उसे कंसर्न करना चाहिए, पर आप तो यहाँ पर मेरे साथ खड़े हैं। मैंने ड्रामा में देखा है कि इस हालत में हीरो हमेशा हीरोइन की मदद करता है, इसीलिए शायद सेंग्यू सिस्टर आपकी अभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है क्योंकि आप उतने डम हो। तो गो दोंगयांग कहता है कि तुम टीवी ज़्यादा देखने लगे हो, लगता है कि तुम्हारे टीवी देखने का टाइम मुझे कम कर देना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद सेंग्यू अपने कमरे से बाहर आती है, गो दोंगयांग से कहती है कि मुझे अब जेंग फैमिली को छोड़ देना है, मैंने फैसला कर दिया है। तो गो दोंगयांग कहता है कि अच्छा है, तुम फ्यूचर में मेरे साथ रह सकती हो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बस वो इतना ही कह पाता है। तभी ही उसके घर की बेल रिंग होती है। वहाँ पर केई आई थी। केई कहती है कि सिस्टर, मेरे डैड एंड मॉम से झगड़ा कर लिया है, तो अब मैं कहाँ जाती, तो मैंने सोचा कि मैं आपके ही यहाँ एक रात रुक जाती हूँ। सेंग्यू कहती है कि ये मेरा घर नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में कोई भी फैसला नहीं ले सकती। तो केई कहती है कि पर दोंगयांग तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ। तो गो दोंगयांग कहता है कि हाँ, तुम लड़की हो तो रात में कहाँ जाओगी, इसलिए एक रात यहीं पर ही रुक जाओ। वो तो मान जाता है, पर साथ में ये कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स को यह बात बता दो। तो केई मना करती है। वो कहती है कि मैंने कैफिंग को सब कुछ बता दिया है। आगे ये सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे थे। केई कहती है कि सिस्टर सेंग्यू, क्या आज रात में आपके साथ सो सकती हूँ, तो आपके बॉयफ्रेंड को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना। तो गो दोंगयांग कहता है कि आज रात एक दिन के लिए मैं सेंग्यू को तुम्हें दे रहा हूँ। ये सुनकर सेंग्यू तो शर्माने लगती है कि उसके एक्सप्रेशन को देख रही थी। वो सोचती है कि अभी भी ये शर्मा रही है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों अलग अलग कमरे में रह रहे हैं।
फिर खाना ख़त्म हो जाने के बाद अनवो जेंग्यू के पास आता है। वो कहता है कि मुझे आपसे स्टोरी सुननी है। तो केई कहती है कि जेंग्यू की जगह पर आज मैं तुम्हें स्टोरी सुना देती हूँ। तो अनवो कहता है कि नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी हो, तुम हमेशा ही जेंग्यू सिस्टर को बुली करती रहती हो, मुझे नहीं सुननी तुम्हारे पास से स्टोरी। जेंग्यू केई को गेस्ट रूम में जाने को कहती है एंड अनवो को ऊपर लेकर आती है जहाँ पर गुदोंग यांग पहले से ही खड़ा था। जेंग्यू कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ें उठानी पड़ रही है। तो गुदोंग यांग कहता है कि कोई बात नहीं। अनवो कहता है कि डैड सिस्टर जेंग्यू, आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए कब रेडी हुए, मुझे कैसे ये बात पता नहीं चली। तो गुदोंग यांग कहता है कि जोक करना बंद करो। यहाँ पर दोनों ही थोड़ा शर्मा जाते हैं। आगे जेंग्यू चाहती है केई के पास साथ में सोने के लिए, पर केई कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे अकेले ही सोना है। तो वो वहाँ से जाने लगती है। केई सोचती है कि देखो तो कितनी इडियट है, पर देख लेना अगली सुबह गुदोंग यांग के पास कोई और ही सो रहा होगा। इतना सोच कर केई चाहती है गुदोंग यांग के पास उसे दूध देने के लिए। तो गुदोंग यांग उसे थैंक यू कहता है, जाने लगता है, पर केई उसे पकड़कर कहती है कि प्रेसिडेंट को, मैं आपको काफ़ी टाइम से पसंद करती हूँ, मैं उस जेंग्यू से तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी एंड यंग हूँ, तो आपने कभी मुझे क्यों नहीं देखा। ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। आगे क्या होगा ये देखने के लिए मेरी चैनल को करें सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।